नमस्कार, सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। खबरों की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले बड़ी खबर की बात। रायपुर से राजधानी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अनुपूरक बजट अनुदान मांगों पर चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सदन में घोषणा की है कि हरेली त्योहार पर गौमूत्र की खरीदी सरकार करेगी और 4 रुपए प्रति लीटर की दर से यह खरीदी की जाएगी। इसके अलावा 163 मोबाइल वेटनरी वैन की शुरुआत भी की जाएगी। इसका भी मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है सदन के भीतर। और 300 चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती पूरे प्रदेश में होनी है। इसके साथ ही प्रदेश के शिक्षक विहीन स्कूलों में भी भर्ती की जाएगी। 10,000 नए शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके अलावा रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में SHG हाफ बिजली बिल होगा और रामायण मंडली के लिए 10 करोड़ का भी प्रावधान सरकार की तरफ से किया गया है। 76 अंग्रेजी माध्यम और 31 उत्कृष्ट हिंदी माध्यम स्कूल भी सरकार की तरफ से खोले जाएंगे। देवव्रत हमारे संवाददाता हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। देवव्रत, एक बड़ी खबर, आज का दिन बिल्कुल कह सकते हैं कि विधानसभा का मॉनसून सत्र का आज का दिन बहुत खास रहा है, क्योंकि कई सारी बातें, कई सारे ऐलान किए गए हैं कि प्रदेश में क्या नया होना है, चाहे वो शिक्षक विहीन स्कूलों की बात हो या फिर चिकित्सकों की बात हो, गौमूत्र खरीदी की बात को भी मुख्यमंत्री ने कहा है। तो कई सारी चीजें प्रदेश में बदलने वाली, स्थितियों में और सुधार आएगा, सुविधाओं के लिहाज से भी कहा जाए तो। जी बिल्कुल, सुविधाओं के लिहाज से भी और रोजगार के लिहाज से भी, क्योंकि 10,000 शिक्षकों की भर्ती का ऐलान मुख्यमंत्री ने आज सदन में किया है। और एक तरह से ये बेरोजगारों के लिए भी खुशखबरी है और उनके लिए भी जो BEd DEd करने के बाद अब इंतजार कर रहे हैं कि शिक्षक भर्ती कब निकले। हालांकि जो अभी फिलहाल मुख्यमंत्री ने घोषणा की है, कई बड़ी घोषणाएं की हैं और एक तरह से जो गोबर खरीदी हरेली के दिन शुरू की थी सरकार ने, और इस बार जो हरेली त्योहार आने वाला है उस समय गौमूत्र की खरीदी की घोषणा की गई है। 4 रुपए प्रति लीटर की दर से पशुपालकों से गौमूत्र खरीदा जाएगा। और मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस गौमूत्र के जरिए जो है जो रासायनिक खादों का इस्तेमाल करते हैं उससे अलग जैविक पेस्टिसाइड इसमें बनाया जाएगा। तो एक तरह से ये किसानों के लिए भी काफी फायदेमंद होगा और साथ ही साथ पशुपालकों के लिए भी। इसके अलावा जो घोषणा है 10,000 नए शिक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान अनुपूरक बजट में किया गया है। तो ये एक तरह से बड़ी बात है कि प्रदेश में 10,000 नए शिक्षकों की भर्ती होगी, क्योंकि लगातार कई स्कूलों में शिकायत आ रही थी कि कुछ सब्जेक्ट के टीचर्स नहीं है। इसके अलावा दूरस्थ अंचलों में भी शिक्षकों की कमी की बात आती रही है और ऐसे में एक तरह से ये शिक्षा की दृष्टि से बच्चों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। एक और फैसला जो कि प्रदेश के नौनिहालों से ही जुड़ा हुआ है और ये फैसला है स्वामी आत्मानंद स्कूल का, क्योंकि जिस तरह से स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल सरकार की ओर से खोले गए हैं और ये एक तरह से फुल फर्निश्ड और सारी फैसिलिटीज के साथ ये स्कूल खोले गए हैं, तो रिस्पांस काफी इसका अच्छा रहा है। सभी जिलों में एक तरह से काफी आवेदन आए, जितनी सीटें हैं उससे दुगने तिगने आवेदन जो है वो आत्मानंद स्कूल में भर्ती के लिए आ रहे थे। लिहाजा एक बड़ा ऐलान यहां पर और भी किया गया है कि 176 नए स्कूल जो हैं वो खोले जाएंगे और 9,000 जो 58 शैक्षणिक स्टाफ जो है वो रखे जाएंगे। और इसके अलावा देवगुड़ी के लिए भी 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है, देवगुड़ी और घोटुल के लिए। ये छत्तीसगढ़ की संस्कृति से जुड़ा है देवगुड़ी, यानी कि आस्था का केंद्र, आदिवासियों का देव स्थान। और एक तरह से इसकी जो स्थिति थी पिछले कुछ सालों में ये देखा गया कि बहुत ही दयनीय स्थिति थी, जर्जर हो चुके थे। तब ऐसी जगहों पर अब देवगुड़ी का निर्माण कराया जा रहा है, उसे सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है और इसके लिए भी प्रावधान किया गया है। जो लिस्ट है उसके मुताबिक गोबर खरीदी के साथ ही साथ जो किसानों के लिए है, एक तरह से मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि राजीव गांधी न्याय योजना के जरिए जो किसान हैं वो छत्तीसगढ़ में बढ़े हैं, जबकि दूसरे प्रदेशों में यह स्थिति देखने को मिल रही है कि धीरे धीरे खेती सिमटती जा रही है, किसान सिमटते जा रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में यह स्थिति नहीं है। 15 लाख किसान पहले थे, लेकिन अब यह संख्या बढ़कर के 23 लाख हो गई है, क्योंकि राजीव गांधी किसान न्याय योजना आई है, गोबर खरीदी की योजना आई है और अब गौमूत्र जो है वो सरकार खरीदेगी। तो कुल मिलाकर के आज जो अनुपूरक बजट पास हुआ है उसमें कई बड़ी घोषणाएं हैं। ये घोषणाएं किसानों के लिए है, प्रदेश के नौनिहालों के लिए है और साथ ही साथ बेरोजगारों के लिए है, क्योंकि नए रोजगार के अवसर भी आज खुलने वाले हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका
इस पूरी जानकारी को देने के लिए देवव्रत बढ़ते हैं आगे। तो विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है और आज तीसरे दिन अनुपूरक बजट को लेकर क्या कुछ हुआ ये तो हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे, लेकिन इस बीच सदन में विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और विधायकों के वेतन, पेंशन और भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर भी विधेयक पेश किया गया। संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने यह विधेयक पेश किया है। विधेयक के पास हो जाने के बाद विधायकों का वेतन, पेंशन और भत्ता बढ़ जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष के वेतन, भत्ते, पेंशन में हर साल 7,56,000 रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा, जबकि विधानसभा उपाध्यक्ष के वेतन, भत्ते, पेंशन में हर साल 6,24,000 रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा। वहीं मुख्यमंत्री और मंत्रियों के वेतन, भत्ते, पेंशन में हर साल 1,92,00,000 रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा। नेता प्रतिपक्ष के वेतन, भत्ते और पेंशन में 7,20,000 रुपए अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा। इसके अलावा विधायकों के वेतन, भत्ते और पेंशन में 4,68,00,000 रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। ईडी की कार्रवाई को लेकर शुरू हुई राजनीति अब प्रदेश में गरमाने लगी है। कल सीएम भूपेश बघेल ने पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह, उनके परिवार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने पर ईडी पर निशाना साधा था, जिसके बाद रमन सिंह ने कहा है कि यदि उसमें 1 रुपए का भी हेरफेर साबित करके दिखा दिया जाए तो डॉक्टर रमन सिंह सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लें। रमन सिंह के इस बयान के बाद सीएम भूपेश बघेल ट्वीट किए और रमन सिंह पर पलटवार किया। लिखा कि दीवारों पर लिखी कहानियां बारिशों में धुंधली नहीं होती, आपने तो फिर कांड दर्ज कराए हैं, खुद को रगड़कर धोने से भी न मिटेंगे। पनामा पेपर्स, नान घोटाला, डीकेएस, अंतागढ़ और चिटफंड तक हर जगह आप और आपके परिजन कॉमनवेल्थ खेलते रहे हैं। डॉक्टर साहब सनद रहे डॉक्टर साहब। और आइए अब आपको सुनाते हैं डॉक्टर रमन सिंह ने सीएम भूपेश बघेल के आरोपों पर क्या कुछ कहा है। के साथ कहता हूं, किसी मामले में अगस्ता से लेकर चिट फंड से लेकर अन्य मामले में 1 रुपये का भी कोई प्रमाण आप इकट्ठा कर लें, डॉक्टर रमन सार्वजनिक जीवन से इस्तीफा देने को तैयार है। राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई है। कांग्रेस के 2 विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में वोट किया। छत्तीसगढ़ से एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को 21 वोट मिले, जबकि विपक्ष के यशवंत सिन्हा को 69 वोट मिले। बीजेपी के साथ द्रौपदी मुर्मू को जोगी कांग्रेस के 3 और बसपा के 2 विधायकों का भी वोट मिला है। वहीं कांग्रेस के 2 विधायकों का वोट भी उन्हें मिला है। कांग्रेस विधायकों की क्रॉस वोटिंग पर किसी भी तरह की कार्रवाई से पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने इनकार किया है। तो देश के 15वें राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को मैं बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। रही बात क्रॉस वोटिंग की, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ही हमें पता चल रहा है कि क्रॉस वोटिंग हुआ है। पहले उसकी विधिवत हमको जानकारी मिल जाए, आखिर हुआ क्या है, उसके बारे में ही इस मुद्दे पे अपन कुछ कह पाएंगे। मुझे जो मीडिया के माध्यम से ही ऐसी जानकारियां मिल रही है, जब तक उसके बारे में विधिवत हम लोगों को कोई जानकारी नहीं मिलेगी, इस बारे में कहना जल्दबाजी होगी। राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस के 2 विधायकों की क्रॉस वोटिंग करने पर बीजेपी ने इसे अंतरात्मा की आवाज पर वोटिंग करना बताया। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने दोनों कांग्रेस विधायकों को धन्यवाद भी दिया। वहीं पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने इसे लेकर कांग्रेस पर तंज भी कस दिया। आंकड़ा है इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं यदि अलग पृथक से जांच करवाई जाती है कि छत्तीसगढ़ के विधायकों के वोट को अलग अलग मूल्य हिसाब से निकाला जाएगा छत्तीसगढ़ का सिर्फ, तो निश्चित रूप से कांग्रेस की ज्यादा संख्या निकलेगी 2 से, और मेरा अनुमान है वो 4 से 5 के बीच। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। जिला स्तर पर होने जा रहे प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि ईडी के पास कुछ है नहीं। ईडी ने खुद 2015 में नेशनल हेराल्ड मामले को बंद कर दिया था। केंद्र सरकार के दबाव में लगातार हमारे नेताओं को परेशान किया जा रहा है।
देखिए, ईडी के पास कुछ है नहीं। ईडी ने खुद 2015 में उस मैटर को, नेशनल हेराल्ड मामले को क्लोज कर दिया था, बंद कर दिया था। तो आज केंद्र सरकार के दबाव में लगातार हमारे नेताओं को परेशान किया जा रहा है। आज हम पूरे छत्तीसगढ़ में और पूरे देश भर में हम जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और अगर आदरणीय सोनिया गांधी जी ने कहा, अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो मैं 8-10 घंटा बैठने के लिए तैयार हूं। तो ईडी के पास कोई प्रश्न नहीं था जो बार बार पूछ सके, इसीलिए हमारे नेताओं को परेशान करने के लिए बार बार बुलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी आज एक दिनी आंदोलन पर हैं। वो वादा निभाओ आंदोलन कर सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। प्रदेश के 46 शासकीय विभागों में 1,80,000 के करीब सर्व दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी काम करते हैं, जिन्होंने नियमितीकरण की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। वादा निभाओ आंदोलन है ये, और ये एक दिवसीय आंदोलन है। आने वाले समय में सितंबर माह से हम अनिश्चितकालीन की ओर जाएंगे और इस सरकार को बता देना चाहते हैं कि आपने गंगा जल की झूठी कसम तो जरूर खाई है। 10 दिन में नियमितीकरण की बात आपने कहा था। यदि आप नियमितीकरण नहीं करते तो आपकी सरकार पक्का हम लोग छीनने वाले हैं, सत्ता से उखाड़ने वाले हैं आपको। हमारी मांगे हैं, हमारा वो है कि 2018 में जो कांग्रेस का घोषणा पत्र में नियमितीकरण की बात हुई थी, 191 के पश्चात से आज तक नियमितीकरण नहीं हुआ है। ये हमारा आज एक दिवसीय है, लेकिन आगे भी चलेगा। आगे अगर हम मांगे पूरी नहीं हुई तो हम उग्र आंदोलन भी करेंगे और निश्चितकालीन हड़ताल भी करेंगे। छत्तीसगढ़ में इन दिनों आंदोलनों का दौर चल रहा है। बूढ़ा तालाब में अलग अलग संगठनों के कर्मचारी आंदोलन पर डटे हुए हैं। वहीं प्रदेश के सहायक शिक्षक फेडरेशन संघ के बैनर तले विधानसभा का घेराव करने जा रहे, वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांग कर रहे आंदोलनकारियों की मांगों के निराकरण के लिए सरकार ने कमेटी का गठन किया था, जिसके निर्णय आज तक सार्वजनिक नहीं किए गए। इससे सहायक शिक्षक और भी नाराज हो चले हैं। विधानसभा घेराव का कार्यक्रम रायपुर के बुढ़ा तालाब में रखा गया है, जिसमें हमारा एक ही मांग है, वेतन विसंगति दूर कराना। क्योंकि सरकार ने विगत 3 माह का महा कमेटी बनाया था, जिसका रिजल्ट आज 11 महीना हो गया, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। जबकि माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था 3 महीना मतलब 3 महीने में आपकी वेतन विसंगति समस्या को समाप्त कर दिया जाएगा, परंतु आज 11 महीना हो रहा है, वेतन विसंगति की समस्या सहायक शिक्षकों आज तक दूर नहीं हुआ है। इस प्रकार सरकार ने, शासन ने और वेतन विसंगति को लेकर सहायक शिक्षकों ने विधानसभा के घेराव का ऐलान किया था, जिसके लिए प्रदेश भर से शिक्षक रायपुर जा रहे हैं, जिन्हें रोकने के लिए बलौदाबाजार में पुलिस तैनात की गई है, जो रायपुर जाने वाले सहायक शिक्षकों को रोककर उन्हें वापस भेज रही है। जिले के बाईपास और सीमावर्ती इलाकों में पुलिस बल तैनात है, जो निजी वाहनों के अलावा बसों की भी चेकिंग कर रहा है, ताकि विधानसभा का घेराव करने रायपुर जा रहे शिक्षकों को रोका जा सके। सहायक शिक्षक वेतन विसंगति को लेकर विधानसभा का घेराव करने वाले हैं। सहायक शिक्षक फेडरेशन के द्वारा विधानसभा घेराव करने जा रहे हैं, उनको रोकने के लिए यहाँ पर वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा बल लगाया गया है। हम आने जाने वालों को पूछताछ कर जिले के कई जगहों पर सहायक शिक्षकों को रोका गया है। सहायक शिक्षकों को इसलिए रोका जा रहा है क्योंकि विधानसभा का घेराव करने वाले हैं अपनी मांगों को लेकर। ये जो जगह है बलौदाबाजार जिले का सीमावर्ती जगह है खरतोरा, यहाँ पर शिक्षकों को रोका गया है। क्या मांग है आपकी, क्यों रायपुर जा रहे हैं आप लोग? हम लोगों का मेन मांग है वेतन विसंगति। कितने शिक्षक अभी पहुँचे हुए हैं, क्या अंदाजा है आपको? तो जा रहे थे आप लोग, रोक लिए कर लो। पुलिस द्वारा रोका गया है, क्या क्या कहकर पुलिस द्वारा रोका गया है आपको? विधानसभा घेराव ना हो सके। क्या मांग है आपकी मीडिया के सामने? हमारी एक ही मांग है, वेतन विसंगति। ये जो शिक्षक है उनको रोका गया, ये उनकी गाड़ियाँ हैं, पुलिस द्वारा उनको रोका गया है। पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद हैं। कितने गाड़ियों को अब तक रोका गया है? लगभग 20 से 25 गाड़ियां हैं पुलिसकर्मियों के द्वारा रोका गया है, और तमाम तरह की गतिविधियां हैं। बसों को रोका जा रहा है, कार को भी चेक किया जा रहा है कि शिक्षक जो है रायपुर में प्रदर्शन करने तो नहीं जा रहे हैं। ये बलौदाबाजार जिले का हाल है। बलौदाबाजार से न्यूज़ 18 के साथ योगेश यादव की रिपोर्ट। और सुकमा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुलेर के इलाके में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है, और इस मुठभेड़ में एक नक्सली को ढेर कर दिया गया। और जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक इस मुठभेड़ में 2 से 3 नक्सलियों को गोली लगने की भी खबर है। हालांकि एक नक्सली का शव बरामद कर लिया गया है। 2 से 3 नक्सलियों को गोली लगने की खबर मिल रही है। केरलापाल एरिया कमेटी के साथ ये मुठभेड़ बताई गई है।
इस मुठभेड़ के बारे में एसपी सुनील शर्मा ने पुष्टि भी कर दी। सीआरपीएफ सेकंड बटालियन और हमारी डीआरजी की 3 टीमें संयुक्त तौर पे एरिया डोमिनेशन अभियान के लिए निकली हुई थी। जब ये टीमें मुलेर के ऊपर गोगुंडा पहाड़ी के नीचे वाले स्थान पे पहुंची तो नक्सलियों की केरलापाल एरिया कमेटी के 10 से 15 नक्सलियों के द्वारा इन पर ताबड़तोड़ फायरिंग चालू हुआ उनकी तरफ से, जिसका हमारे जवानों ने तुरंत सुरक्षित स्थान पकड़ के उन पर काउंटर अटैक किया। जिस बचाव कार्रवाई के दौरान कई नक्सलियों के घायल होने की खबर है। एक नक्सली का शव एरिया की सर्चिंग में बरामद हुआ है और अभी भी एरिया की सर्चिंग जारी है। तो पूरी उम्मीद है कि अभी 3 से 4 नक्सलियों के इसमें मारे जाने। मुंगेली में कलेक्टर राहुल देव ने जिला अस्पताल का औचक दौरा कर लिया। कलेक्टर के दौरे के दौरान जिला अस्पताल से 11 डॉक्टर्स और 27 मेडिकल स्टाफ गायब मिला। अस्पताल से डॉक्टर्स के गायब रहने पर कलेक्टर ने कड़ी नाराजगी जताई है और सभी को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए सीएमओ को भी सभी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। कोरबा में चर्च निर्माण का विरोध करते हुए बीजेपी और हिंदूवादी संगठनों ने निगम का घेराव कर दिया। मंदिर के सामने किए जा रहे हैं चर्च के निर्माण को अवैध बताया जा रहा है। इस संबंध में निगम में पहले ही शिकायत की गई थी, जिस पर संज्ञान नहीं लिया गया, जिसके बाद हंगामा शुरू हुआ। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यहाँ ईसाई समुदाय का 1% लोग भी नहीं है। इसके बावजूद सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण की अनुमति दे दी गई है। हिंदूवादी संगठनों ने इस चर्च के जरिए धन का लालच देकर धर्मांतरण कराए जाने का अंदेशा भी जताया। अवैध प्रार्थना भवन का निर्माण किया जा रहा था, जिसके लिए वार्ड वासियों द्वारा हिंदू संगठनों को आग्रह किया गया कि इस मुद्दे को संज्ञान में लेकर नगर निगम ने इस मुद्दे पर हस्तक्षेप। रायगढ़ जिले के बरमकिला ब्लॉक के कई गांवों में डायरिया का प्रकोप है। बिंगची, धूमाभाटा, परसाडीह ग्राम पंचायत में डायरिया फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। स्थिति को देखते हुए गांवों में स्वास्थ्य विभाग ने शिविर लगा दिया है और पीड़ितों का इलाज भी चल रहा है। साथ ही स्थिति गंभीर होने पर पीड़ितों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरमकिला में भर्ती कर उनका इलाज भी चल रहा है। ग्रामीणों को ORS और क्लोरीन की टैबलेट देकर बीमारी को नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं स्थिति सामान्य होने तक तहसीलदार ने प्रभावित गांवों में किसी तरह के सार्वजनिक आयोजन पर रोक लगा रखी। स्वास्थ्य टीम पूरा वहां पर पहुंच गया है और 24 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं और यह स्थिति नियंत्रण में है। इसके बावजूद भी मैंने आदेश जारी किया है, सरपंच लोगों को आदेश दिया है कि वहाँ पर कोई भी शादी बर विवाह और क्रियाकर्म मरी हरी का क्रियाकर्म जो होता है वो ना करें, भीड़ भाड़ ना करें। सभी को समझाइश दिया गया है और